शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहबा कैसे हो आप लोग? बोलना भिड़ो, बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों एमसीक्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तुम्हारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है ना वो पेपर राइटिंग के बारे में, पहला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें अपन बस एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे और कुछ नहीं। एमसीक्यू तुम्हारा सेवियर है, एमसीक्यू तुमको बचाएगा, एमसीक्यू तुमको पास कराएगा। तो एमसीक्यू के बारे में अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने बात करी थी कि अटेम्प्ट कब करना है इसको। तो मैंने बोला था कि स्टार्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि बाद में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे जैसे पेपर एंड तक पहुंचते हो तुम, दिमाग खराब होता है, तो एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और एमसीक्यू कितनी इंपॉर्टेंट है तुमको पता है। एमसीक्यू से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तो स्टार्टिंग में करो। अगर तुमको लगता है कि ऊपर के जो क्वेश्चन है ना वो तुम भूल जाओगे एमसीक्यू करते करते उसके आंसर, तो तुम क्या करो, उसके जो बेस्ट एक दो क्वेश्चन है ना उसको अटेम्प्ट कर लो एंड उसके बाद में एमसीक्यू कर लो आफ्टर 1 और 2 बेस्ट थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। टाइम कितना देना है सर? टाइम देना है 40 से 50 मिनट। सर हम 30 मिनट में करेंगे। मत करो दोस्त 30 मिनट में, घाई मत करो एमसीक्यू में, क्योंकि एक भी अगर एमसीक्यू गलत होता है ना तो भाई साहब तुम्हारे 2 मार्क्स जाते हैं। वही 2 मार्क्स लाने के लिए तू 1 पेज लिखेगा, 1.5 पेज लिखेगा, तो 5 से 8 मिनट तेरे उधर वेस्ट जाएंगे। उससे अच्छा एमसीक्यू के ऊपर फोकस कर ले। 50 से ज़्यादा मिनट तुम दे सकते हो, 60 मिनट तक दे सकते हो, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। 50 तक अगर होता है तो कवर करने की कोशिश करो। यहाँ तक तो हमने उस वीडियो में भी बात करी थी। अब टेक्निक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेक्निक में क्या है, देखो बहुत सारे एमसीक्यू देखने के बाद में कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने प्रोबेबिलिटी लगाई है कि अगर तुमको नहीं आता है तो, मैंने क्या बोला, अगर तुमको नहीं आता है तो तुम क्या कर सकते हो, कौन से ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो, कौन से ऑप्शन में से ऑप्शन को चूज कर सकते हो, इसके बारे में मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमको नहीं आता है तो की बात आती है, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यू को कैसे देखना है, केस स्टडी जो आते हैं ना उसमें तुमने केस स्टडी नहीं पहले पढ़ना है, सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ो। उसका फायदा क्या है, ये बहुत बच्चों को पता है लेकिन कुछ बच्चे फिर भी फॉलो नहीं करते। उसका फायदा क्या है, जब तुम एमसीक्यू में जाके देखोगे तब तुमको समझेगा कि अच्छा कौन से चैप्टर का केस स्टडी है। तो तुमको समझेगा, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी है तो तुमको समझेगा कि फोकस कहाँ पे करना है जब तुम केस स्टडी पढ़ोगे तो। और कुछ कुछ जगह पे ऐसे होता है ना, अगर तुम्हारे पास में 4 एमसीक्यू है ना उस केस स्टडी में, तो 2 एमसीक्यू तुम्हारे वैसे ही होते, तुमको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और जो बचे हुए 2 एमसीक्यू है ना उसमें तुमको बस रिलेवेंट पोर्शन जाके पढ़ सकते हो, तो तुम्हारा केस स्टडी पढ़ने का टाइम सेव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से पहले एमसीक्यू पढ़ो, उसके बाद में केस स्टडी पढ़ो। ऑलवेज रीड ऑल ऑप्शन। सर ये तो क्या बात हुई, है तो फालतू की बात होती है। फालतू की होती है दोस्त, लेकिन कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, मैंने देखा है। कुछ बच्चे है ना भाई साहब, पता नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट दिखा, आगे बढ़ो। अरे भाई ऐसा नहीं है। देख कभी कभी तेरे पास में करेक्ट ऑप्शन होता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है ना वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन भाई सी है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये चीज है ना, ये चीज समझने के लिए हमेशा क्या करो, सारे ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद में ही डिसीजन लेना। हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। एमसीक्यू भाई साहब नहीं छोड़ना है हमने, ठीक है। कुछ चीज तुमको पता होती है बट तुम कंफ्यूज होते हो, ठीक है। पहले तुमको लगा था अच्छा ए पॉइंट आता है, फिर तुमको लगता है नहीं यार सी आता है। तो हमेशा तुम क्या करो, अगर वो चीज तुमको पता थी ना तो उस केस में तुम अपना फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो जाता है ना उसके आधार पर जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में वो करेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द केस में वो करेक्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आता है ना तुम्हारा सब कॉन्शियस में से आता है, जो तुमने पहले पढ़ा है उसमें से आता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर तुमको पता है तो ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना तो भाई साहब इंस्टिंक्ट कुछ नहीं है, फिर तुम्हारे पास में और मेथड आते हैं, इसमें से कुछ देख लेना। अगर पता था तुमको, अगर तुमने पहले कभी पढ़ा था उसको, तो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है ना तुम्हारा उसके आधार पर तुम जा सकते हो। सर सिमिलर ऑप्शन में तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड तुम अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, तो इसमें देखो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, कुछ एमसीक्यू दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, इसमें से तुम्हारे पास में ए एंड सी ऑप्शन सेम सेम लग रहा है। तो इसमें से तुम क्या करोगे, पूरा ऑप्शन पढ़ते जाओगे ना तो ए एंड सी साथ में पढ़ोगे, और साथ में पढ़ोगे मतलब सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे करोगे, और जहाँ पे डिफरेंस आता है ना वहाँ पे बस अंडरलाइन करोगे, उस चीज को अंडरलाइन करोगे दोनों जगह पे, ए पॉइंट में सी पॉइंट में, बस उतना सा। फिर तुमको अच्छे से समझ में आएगा, इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। तुमको पूरे ऑप्शन अच्छे से ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तुमको सीधा सीधा चेक करके समझ में आएगा। फिर और इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ 2 मिनट। अनेबल टू रिकॉल, तो उस केस में तुम उसको छोड़ सकते हो एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम, बट मेक श्योर उस चीज को तुम अटेम्प्ट करो।
मतलब सारे एमसीक्यू तुमने अटेम्प्ट करने। सर जब तुमको वो चीज़ याद नहीं आ रही ना उस टाइम पे, तुमको पता है कि अच्छा याद आ सकती है तुमको, तो उसको तुम छोड़ के जाना है। बट जब भी तुम छोड़ोगे ना, तो तुमने मेक श्योर करो कि तुमने अच्छे से छोड़ा है उस चीज़ को। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा 9 नंबर का एमसीक्यू तुमने छोड़ा है ना, तो 10 नंबर का अटेम्प्ट करना है, तो 10 के अंदर तुमने उसको हाईलाइट करना चाहिए था। बहुत बार क्या होता है, 9 के इसमें ही तुम क्या करते हो, उसको सर्कल कर देते हो। ऐसा नहीं करने का है तुमने, ठीक है। तो छोड़ा है तो प्रॉपरली छोड़ा है, उसको इंश्योर करो कि तुमने उसको छोड़ा है। उसके बाद में 10 के ऊपर जाओ, अगला वाला एमसीक्यू 10 के ऊपर ही तुमने सर्कल करना है। एंड कम बैक इंपॉर्टेंट है, कम बैक तुमने करना ही करना है। एंड तक अगर तुमको याद नहीं आता है, एंड तक अगर तुम उसके ऊपर नहीं आ पाते हो, तो उसको अटेम्प्ट करना ही करना है। जो भी आता है करना ही करना है, ठीक है। नन ऑफ द अबव अगर तुम्हारा एमसीक्यू आता है ना, तो इसका चांसेस ऐसा है कि नन ऑफ द अबव का आंसर नहीं आएगा, मतलब नन ऑफ द आंसर इनकरेक्ट होगा। तो नन ऑफ द अबव का प्रोबेबिलिटी कम होता है, वो आंसर में नहीं होता है। ऑल ऑफ द अबव आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब वो आंसर हो सकता है। लेकिन आईसीआई के ऑप्शन में ये चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती है, खास करके फाइनल के केस में। नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शन नहीं होते हमारे पास में फाइनल में, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। वन फ्रॉम द मेजोरिटी, ये क्या है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन फ्रॉम टू सिमिलर ऑप्शन, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा बात करते, दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ के नहीं समझ में आ जाएगा। देखो टू सिमिलर ऑप्शन आते हैं, जैसे कि बात करेंगे तुम्हारे पास में, एक है कि मैनेजमेंट और फिर एक है ऑडिटर एंड एक है ऑदर, ऐसे कुछ तो आता है। तो मैनेजमेंट के दो ऑप्शन सेम लग रहे हैं ना, तो इसी ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखो वन फ्रॉम टू सिमिलर ऑप्शन, अगर दो ऑप्शन सिमिलर है ना, तो उसमें से ही एक ऑप्शन करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी ज़्यादा होती है। रिपोर्टिंग वाला अगर क्वेश्चन है ना, तो जिस ऑप्शन में तुम्हारे पास में ज़्यादा रिपोर्टिंग है ना, ज़्यादा रिपोर्टिंग देना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ को तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादातर केस में वो ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ देखो मैंने बहुत सोच समझ के बनाई है। ये चीज़ है ना, ये चीज़ तभी तुमको अप्लाई करनी है जब तुमको कुछ नहीं आता है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं आता है तो तुम्हारे दिमाग में बैकअप में होना चाहिए कि अच्छा कोई तो ऑप्शन टिक करना है ना, तो वो टिक करके आ जाओ जिसमें रिपोर्टिंग तुम्हारा मैक्सिमम रिपोर्टिंग ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में ज़्यादा रिपोर्टिंग होता है। या फिर अगर ऑडिट के प्रोसीजर्स के बारे में अगर ऑप्शन आता है ना, तो उस ऑप्शन को चेक करोगे जहाँ पे मैक्सिमम प्रोसीजर्स आते हैं, जो ऑडिटर को ज़्यादा काम देना है या फिर ऑडिटर को ज़्यादा रिपोर्ट करना है, उस वाले ऑप्शन है ना, उस वो ऑप्शन आंसर में होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि देखना भाई साहब, अगर कम रिपोर्टिंग है या फिर जैसे कि मैंडेटरी है, किसी चीज़ को मैंडेटरी अप्लाई करना है कि ऑप्शनल अप्लाई करना है, अगर ऐसा वाला तुम्हारे पास में एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में लिखा है कि मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, तो उस केस में मैंडेटरी वाले ऑप्शन है ना, वो सही आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ऑप्शनल है ना, तो उसको एमसीक्यू में पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर इतना फोकस नहीं रहेगा। मैंडेटरी है तभी तो उसके ऊपर फोकस करेंगे ना। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है भाई साहब, एक्चुअल एमसीक्यू कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंडेटरी ऑप्शन जो है ना, उसमें से एक आ सकता है, इसका चांसेस ज़्यादा आता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मैंडेटरी है तो उसके ऊपर फोकस करो, रिपोर्टिंग है तो ज़्यादा रिपोर्टिंग कहाँ पे देना है, प्रोसीजर है तो ज़्यादा प्रोसेस कहाँ पे फोकस करने हैं, ये चीज़ के ऊपर चांसेस ज़्यादा है कि इसमें से ही एक ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट रहेगा। अगर न्यूमरिक ऑप्शन आते हैं ना, जैसे कि नंबर है तुम्हारे पास में 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो उस केस में एक्सट्रीम जो आते हैं ना, वो नंबर तुम्हारे ऑप्शन में से सही नहीं रहेंगे। एक्सट्रीम मतलब क्या, जो सबसे छोटा वाला या फिर सबसे बड़ा वाला आंसर है ना, वो तुम्हारा नहीं होगा। मतलब 10 कट गया और 40 कट गया, तो बीच में से 20 में या 30 में से एक ऑप्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि चांसेस ज़्यादा है कि 20 या 30 में से आए। मतलब जो एकदम छोटा नंबर है और एकदम बड़ा नंबर है ना, वो जनरली तुम्हारा आंसर नहीं बनता है। जनरली मैं साइकोलॉजी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर डिफिकल्ट एमसीक्यू आता है ना, डिफिकल्ट एमसीक्यू आता है तो ऑप्शन सी या फिर बी आता है। सर बी एंड सी नहीं आता है, सी एंड बी आता है, ऐसा क्यों? तो पहले ऑप्शन सी के ऊपर फोकस करता है। सर एकदम साइकोलॉजिकल ये भी बात आती है। मैंने अगर तुमको बता दिया कि एमसीक्यू बनाओ, बहुत ही डिफिकल्ट वाला एमसीक्यू बनाओ, ठीक है, एंड उससे उसके जो ऑप्शन है ना उसको डिजाइन करो, तुम क्या करोगे, सही ऑप्शन जो है ना उसको छुपाने की कोशिश करोगे। अब तुमको छुपाना है, 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसमें तो छुपाओगे नहीं, सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है उसमें तो छुपाओगे नहीं, तो छुपाओगे कहाँ पे, बीच में छुपाओगे, ठीक है। और बीच में भी कहाँ पे छुपाओगे, ज्यादातर केस में सी ऑप्शन होगा तुम्हारा, ज्यादातर केस में सी ऑप्शन होगा। देख भाई साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ज्यादातर केस में सी ऑप्शन होगा, नहीं तो बी ऑप्शन होगा। तो अगर डिफिकल्ट एमसीक्यू ही बनाया है ना,
तो ऑप्शन बी या सी में से अगर आएगा, इसके चांसेस थोड़े से बन जाते। साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू जब पढ़ोगे ना तुम, तो ध्यान देना है कुछ वर्ड के ऊपर तुमने फोकस करके चलना है, उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैक्सिमम है कि मिनिमम है, हाई है कि लो है, नॉट है क्या, मतलब निगेटिव किया है क्या, उसको ये चीज है ना उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत लॉजिकल बात आती है, ये तो तुमको देखना पड़ेगा। अटेम्प्टिंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी इज अ रिस्की बेट। ये तुम्हारा बहुत रिस्की बेट होता है। इसको तभी ट्राई करना ओनली इफ यू नो नथिंग अबाउट द क्वेश्चन। जब तुमको कुछ नहीं पता है और तुमको बस उसको अटेम्प्ट करना है ना, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हो, जो हमने ऊपर बात करी उसका यूज कर सकते हो। जब तुमको आंसर पता ही नहीं है तो उसके बाद में ही इधर आने का। ऐसा नहीं कि आंसर दिखा और तुमने उड़ा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज आती है जो हमने छोड़ी थी, उसको हम बात करते हैं। एक बार रुको, मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ एमसीक्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जैसे हमारे पास में ये एमटीपी है, ठीक है, ये एमटीपी है। अभी हमारा कुछ टेक्निक यहाँ पे यूज होता है क्या, देखो अभी इसमें तो कुछ है नहीं है, ए बी सी डी। इसमें देखो ऑडिटर शुड, ऑडिटर शुड, ऑडिटर शुड, ठीक है, तो ये ऑप्शन अलग है। तो ए बी सी में से आने के चांसेस ज्यादा है। यही तो मैंने बोला था, अगर सिमिलर ऑप्शन है या फिर मेजोरिटी है तो तुम्हारा वन ऑफ द मेजोरिटी, वन ऑफ द सिमिलर ऑप्शन है ना, उसमें से आने के चांसेस है। तो जो तुम्हारा टू वाला आंसर है ना, उसमें ए बी सी में से आने के चांसेस ज्यादा है। तो अपन चेक करते, इसका आंसर है हमारे पास में, तो टू बी में से आया तो ए बी सी में से आ गया, बात खत्म। ठीक है। थ्री वाला देखो, एल आर एल आर एल आर, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा, ए बी या डी में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर क्या है तुम्हारे पास में, बी है। ठीक है। तो सी नहीं आएगा, ए बी डी में से आएगा। ज्यादातर केस में यही चीजें वर्कआउट होती है दोस्त। फिर देखो 4 नंबर के ऊपर आ जाते, इसमें कुछ है क्या, परफॉर्म करना है, ऑडिट प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो वाली चीज लगाओ जहाँ पे ज्यादा काम करना है। तो ज्यादा काम कहाँ पे करना है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 3 3 पॉइंट है ना, तो ज्यादा काम यहाँ पे करना है। तो बी या डी में से एक ऑप्शन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, गलत हो सकता है, मैं बोला चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन कौन सा है, चौथा है, तो बी। ठीक है। उसके बाद में देखो रिकैलकुलेटिंग, सिलेक्ट सैंपल, इनपुट, कैलकुलेट। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं है। वेरीफाई, रिव्यू, इंस्पेक्ट, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें तो देख के करना पड़ेगा तुमको, इसमें भी कुछ है नहीं है। ठीक है। और आगे देखते हैं कुछ मिलता है कि अपने को, रिव्यूअर वॉज करेक्ट, रिव्यूअर वॉज करेक्ट, मैनेजमेंट वॉज करेक्ट। तो इसमें देखो मैंने बोला था रिव्यूअर वॉज करेक्ट, रिव्यूअर वॉज करेक्ट, ये दो सिमिलर ऑप्शन है ना, तो रिव्यूअर वॉज करेक्ट एंड रिव्यूअर वॉज करेक्ट, बी या सी में से ऑप्शन आने के चांसेस ज्यादा है, आंसर आने के चांसेस ज्यादा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, बी एंड सी, 8 नंबर बी एंड सी, 8 नंबर बी। यही तो बताया था मैंने, देखो यहाँ पे बताया था, वन फ्रॉम टू सिमिलर ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, ये चीज आती है, ये तुम्हारा आंसर आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है। और देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं यार, सॉरी। 9 नंबर, इसमें क्या है, रिव्यूअर, रिव्यूअर, रिव्यूअर। ठीक है। तो बी सी डी में से एक ऑप्शन आने के चांसेस आ सकते हैं, उसमें से भी मुझे लग रहा है बी या सी में से आने के चांसेस हो सकते हैं। ये कौन सा है, 9 नंबर, देखो बी एंड सी क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो बी एंड सी जो है ना, यहाँ पे रिव्यूअर कैन आस्क एंड उसका राइट नहीं है, तो ये दोनों थोड़े सिमिलर हो जाते हैं, तो इसमें से आने का एक चांस है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रिव्यूअर, रिव्यूअर, तो ए एंड सी में से आने के चांसेस है। 10 नंबर का ऑप्शन ए एंड सी के, ए एंड सी, देखो ए। ठीक है। अभी 11 में क्या आता है, देखो चलना मामू, सिंस द कंपनी, सिंस द कंपनी, तो ए एंड सी में से आने से चांसेस है, सिंस सिंस। बट सर यहाँ पे तो डी है ना, यहाँ पे तो डी है ना। तो भाई साहब देखना, हमने कितने एमसीक्यू डिसाइड किए, कितने एमसीक्यू देखे हमने। ठीक है, 5 6 एमसीक्यू देखे, इसमें सब करेक्ट हो गया, बस हमारा एक जगह पे गलत हो गया। ठीक है। तो बस 20% रॉन्ग है, अपन 80% करेक्ट है, ऐसा तो मान सकता है। ठीक है। तो इतना प्रोबेबिलिटी का चांसेस ज्यादा हो जाता है तेरा। तो एक दो जगह पे तो भाई साहब मिस्टेक हो ही जाएगा ना, ऐसे थोड़ी है कि मैं, भाई मैं फिक्स थोड़ी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन साइकोलॉजिकली कैसे बनते हैं, एमसीक्यू ऑप्शन कैसे बनते हैं, उसके आधार पर सिलेक्शन कैसे करना है, वो बता रहा हूँ मैं। तो गलत हो गया तो भाई ठीक है ना, मैं मानता हूँ, और मैं, मुझे पता है मैं गलत होने वाला था, फिर भी मैंने आपको क्यों दिखाया यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सही ही होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, बट वो तुमको मान के चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। ठीक है। अभी ये यस यस नो यस, ये वाले आंसर है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, बस यही मैंने यहाँ पे लिखा है। किधर लिखा है मैंने, देखो वन फ्रॉम मेजोरिटी,
कि 3 यस आते हैं ये 1 नो आता है, या फिर 3 नो आते हैं ये 1 यस आता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। उसमें कुछ तुम प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते हो कि तुम्हारा 3 यस है तो 3 यस में से आएगा, 3 नो है तो 3 नो में से आएगा, ऐसा तुम नहीं बता सकते हो। ठीक है, ऐसा तुम बहुत कम चीज़ में बता सकते हो, इसमें तुम दिमाग लगाओ ही मत, ऐसा मैं कहता हूँ। ठीक है, जो है तुम एक्चुअल में जाके देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज़ मत करो। ठीक है, फिर भी मैं बताऊँ, अगर कुछ नहीं भी आता है ना, मतलब कुछ नहीं आता है ना, तो एक बार ट्राई करना, जो 3 ऑप्शन है ना मेजोरिटी वाले, उसमें से एक सिलेक्ट करने की। बहुत उसके चांसेस बहुत कम है, और आईसीआई इसमें खेल लेगा तो इसमें आईसीआई तुमको पटक देगा। बट अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर देखो यस 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 तो है, यहाँ पे देखो 2757 है, तो यहाँ पे 7 7 2 बार है, तो ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बी एंड डी। तो 13 नंबर जो है ना, 13 नंबर बी एंड डी, 13 नंबर बी, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास में 2 सिमिलर ऑप्शन है, तो उसमें से एक आने की चांसेस आता है। तुम्हारे पास में सिमिलर ऑप्शन में इलिमिनेशन तुमको लगाना पड़ेगा, वो चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी, और ये 2 पॉइंट को तुम साथ में देख के चलो। देखो भाई, बहुत बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल प्रोसेस होता है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें तुमने को बताया तो मैंने, मिनिमम देखना है। अगर तुम यहाँ पे मिनिमम नहीं देखोगे ना, तो इसका आंसर तुम बी करके आओगे, क्योंकि तुमको पता है भाई रिमूव करना है परमानेंटली, और 5 लाख का भाई मिनिमम क्या करना है, मिनिमम उसको डांट लगाना है, तो रिप्रीमांड ए वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, और कुछ है तो मैं तुमको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो MTP 2 है मेरे पास में, इसका क्वेश्चन 1 देखो यहाँ पे क्या बात करता है, मस्ट प्रिपेयर मस्ट प्रिपेयर। तो ये 2 ऑप्शन ए एंड डी में से एक होने के चांसेस आते हैं तुम्हारे पास में। क्वेश्चन 1 ए आता है। ठीक है, रुको 1 मिनट। क्वेश्चन 2 रेकमेंड रेकमेंड रेकमेंड, BCD में से एक ऑप्शन आने का चांसेस सही बन जाता है तुम्हारा। यहाँ पे देखो बी, अभी यहाँ पे देखो 6 एंड 7 में तुम्हारे पास में नो यस नो नो, नो यस नो नो, ऐसा वाला आंसर है। बट यहाँ पे दोनों आंसर तुम्हारे एक यस यस के है, मतलब नो है ना, मेजोरिटी होने के बाद में भी उसमें से ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि इसमें वो चांसेस कम हो जाते हैं जहाँ पे तुम प्रोबेबिलिटी लगाओ। ठीक है, अब आखिरी वाले 2 पॉइंट बात करते हैं। इसमें देखो मैंने बोला था न्यूमरिक अगर आता है ना, तो एक्सट्रीम वाले पॉइंट तुम्हारे हट जाते हैं। अभी इसमें देखो एक्सट्रीम क्या है तुम्हारा, 3 करोड़ है, और तुम्हारा 0.75 है, तो बी एंड सी ऑप्शन हट जाएंगे तुम्हारे, तो क्या बचेंगे तुम्हारे पास में, ए एंड डी बचेंगे। ठीक है, ए एंड डी बचेंगे। 15 में तुम्हारे पास में एक्सट्रीम, नो शॉर्टफॉल एक्सट्रीम है, एंड 1 करोड़ एक्सट्रीम है, तो बी एंड डी हटेंगे तुम्हारे केस में। ठीक है, तो 14 में क्या हटेंगे, तो 14 में से किस में से आ सकता है, ए एंड सी में से आएगा, तो 14 में ए एंड सी में से आएगा, एंड 15 में तुम्हारा ए एंड सी में से आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही है, ए एंड सी, ए एंड सी, तो 14A 15A। ठीक है, समझ में आया, 14A 15A। देखो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको भरोसा है थोड़ा बहुत इसके ऊपर, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, बट ये आपको तभी ट्राई करना है जब आपके पास ऑप्शन नहीं है करके। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि रिस्की बेट है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को आके नहीं बताने का है सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं है। देखो मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्शन सी अगर नहीं आता है तो करके आ सकते हो, बी या सी में से एक ऑप्शन चूज करके आ सकते हो, जय माता दी करना है तो। लेकिन दोस्त MCQ अच्छे से अटेम्प्ट करो, उसमें ज़्यादा टाइम दे दो, इसमें ऐसा रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुमको। MCQ तुमको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मैं ऑडिट पेपर के ऊपर मार्क्स कैसे तुमने बटोरना है उसके बारे में और एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बट ये वीडियो कैसा लगा आपने मुझे बताना है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि यार हाथ दम तो है बातों में, हेल्प अगर होता है तो पता है तुमको, अगर नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है भाई साहब, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से। तो देखो दोस्त, यही चीज़ है, बस फिर से एक बार बता रहा हूँ कि रिस्की बेट है, तो लेना है कि नहीं लेना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने बस सजेशन दिया है, मैं आपको करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मेरे पास वापस नहीं आने का है। ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसा तुम कर सकते हो अगर तुमको नहीं जमता है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।